LLB के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ समय के लिए किया सर। अब छोड़ दिए हैं? यस सर। तो करते हैं, उसमें जज बनते हैं, बिहार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बन सकते थे। क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सर 10 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सर, या फिर आपका एज ए जज आपका 10 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर तो अच्छा 10 साल और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में 10 साल का जज भी होना चाहिए। यस सर। थोड़ा इसको देखेंगे, क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम? क्या है कॉलेजियम सिस्टम सर? जजेस को सेलेक्ट करने का एक तरीका था या है सर। क्या है इस कॉलेजियम सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कुछ जजेस को मिला करके एक कमेटी बनती है। वो आने वाले जो मतलब भावी जो जज होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम मनोनयन करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश में भेजते हैं। इनमें मुख्य न्यायाधीश की राय जरूरी होती है। 3 जजेस केस क्या है? 3 जजेस केस सर जजेस की नियुक्ति से संबंधित एक मामला है क्या? और ये 2014 में अक्टूबर में एक बहुत बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, वो क्या था निर्णय इससे संबंधित? शायद सर 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसे उन्होंने इनवैलिड किया। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो एक कमीशन बनाया गया था, उसे उन्होंने कहा कि जुडिशियरी के जो पावर है उसमें हस्तक्षेप है, इसलिए उसे उन्हें असंवैधानिक करार दिया। किस आर्टिकल के अधीन ही कर सकते हैं, असंवैधानिक करार सकते हैं? आर्टिकल सॉरी। अच्छा ये बताइए कि जब ये इतना विवाद चली इस पर, वर्तमान स्थिति क्या है? यदि कॉलेजियम द्वारा दी जाए सिफारिश तो राष्ट्रपति को लिए मजबूरी है मानना, बाध्यकारी है? बाध्यकारी तो नहीं है सर। तो फिर क्या है इसमें? बाध्यकारी कैसे बनाया जा सकता है? कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कैसे किया जा सकता है? सॉरी सर, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है सर, लेकिन मैं बोलिए कंफ्यूजन हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ठीक है, भेज दिए। फिर वो राष्ट्रपति को अगर वो मंजूर ना हो तो वो दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, भेज सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भेजती है कॉलेजियम सिस्टम के तहत, तो वो मानना बाध्यकारी होता है। यदि राष्ट्रपति पहले बार यदि कारण बता के भेज दे तो दोबारा बार कॉलेजियम भेजेगा नहीं। यस सर। लेकिन यदि उनका जो जिस आधार पर वो भेजते हैं वो सही नहीं ठहरेगा, कॉलेजियम पुनः यदि भेज देते हैं तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप लॉ से जुड़े हुए, तो जजेज में एक बहुत बड़ी समस्या आ रहा है कि लंबी अवधि तक केस चलती है, रपरी होती है, तो ये न्याय का एक प्रकार से हत्या माना जाता है। इसके लिए यदि आप क्या कहेंगे, सुधार क्या होना चाहिए? इसके लिए सर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे जिनमें एक मैक्सिम यूज किया जाता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जिसके तहत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि वैसे मामले जिसमें कि अगर देरी से फैसला आता है तो न्याय मतलब नहीं कहा जा सकता है, वैसे केसेस को जल्दी से ट्रायल करना, जिसमें कि 2 साल से ज़्यादा समय से जो अभियुक्त है जेल में बंद है वो, या फिर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मोबाइल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। मेरा आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में कोर्ट कम है? यस सर। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही रहेगा या ब्रांचेज होगी? यस सर। हाई कोर्ट की संख्या बढ़ाया जाए या उससे नीचे की कोर्ट की संख्या बढ़ाया जाए? लोअर कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यस सर। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह मुकदमा किस धारा के अधीन चलाया जा सकता है? IPC की 124A। यस सर। इसमें क्या किस प्रकार के आदमी को राष्ट्रद्रोह माना जाएगा? जो देश के इंटीग्रिटी और एकता और अखंडता के खिलाफ जो कोई वक्तव्य दे, या फिर ऐसा वक्तव्य तो आए दिन दिया करता है, लेकिन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चल पाता है, क्यों? सॉरी सर, आइडिया नहीं। ठीक है सर, कुछ आपका LSW रहा है ना? यस सर। ये बताइए कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन से अधिनियम है? बाल श्रमिक सुधार विनिमय एवं प्रतिषेध अधिनियम। कब का है? आंख बंद कीजिए। नहीं सॉरी, 1976 आई थिंक सर। सॉरी 76 86 यस सर, 86। अच्छा, इसमें 3 प्रोविजन बताइए जो बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं।
बच्चों की सुरक्षा के लिए एक जो बाल मजदूर होते हैं उनको डिफाइन किया गया है कि अगर आप जो बालक है, जैसे सेक्शन 3 है उसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक या फिर किसी भी तरह के एस्टेब्लिशमेंट में नहीं लगाया जाएगा कार्य पे। सेक्शन 3A के तहत ये कहा गया कि जो किशोर हैं उन्हें खतरनाक कार्यों पे नहीं लगाया जाएगा, और जो बाल मजदूर जिनको पकड़ा जाएगा उन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए के तौर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाएगा, और सरकार के तरफ से और जो नियोजक होंगे उनके तरफ से कुछ पैसे, नियोजक के तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे एक बाल सुधार कोष में, जो उन्हें बालक को दिया जाएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में। अच्छा, महिलाओं के लिए कौन सा है? मातृत्व हित लाभ अधिनियम ये कर रहा है। सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए इसमें क्या लेटेस्ट जोड़ा गया है प्रोविजन? लेटेस्ट इसमें सर जो पहले मातृत्व हित लाभ 6 सप्ताह के लिए दिया जाता था उसे 26 सप्ताह के लिए 6 सप्ताह 12 सॉरी सर 12 ठीक है। सर इसके अलावा सर जो बायोलॉजिकल मदर्स होते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, और जो गर्भपात होता है उसमें भी 12 सप्ताह के मतलब लीव की व्यवस्था की गई है सर। अच्छा, औद्योगिक विवाद निपटान के लिए क्या 3 प्रमुख ये किया जा सकता है? अगर ऐसी स्थिति आती है तो 3 प्रोविजन बताइए जिससे औद्योगिक विवाद का निपटान किया जा सकता है। मेरे अनुसार सर सामूहिक सौदेबाजी और फिर मध्यस्थता और आर्बिट्रेशन, ये 3 प्रमुख प्रावधान हो सकते हैं शांतिपूर्वक उस किसी विवाद को निपटाने के लिए। श्रम प्रशासन का जो हायरार्की बताइए उसका कैसे है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस वो राइट्स हैं जो कि किसी व्यक्ति को एज ए नेचर के द्वारा दिए गए हैं, जो किसी व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। उसके 3 मेजर टर्मिनोलॉजी हैं लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? किसी